हेलो स्टूडेंट्स, इस स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट 7 का चैप्टर स्टार्ट किया था कल हमने पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में अपन ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स अपने को पढ़ने हैं इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो अपने पढ़ी थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स अपने को पढ़ने हैं, कौन से वर्ग में है, उनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धता के बारे में कि आपको ये एलिमेंट्स प्रकृति में कहाँ पर किस रूप में उपलब्ध होंगे, इनकी आयनन एंथैल्पी, इनकी विद्युत ऋणता, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लगभग ये सारी वही चीजें हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ करके आए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी उपलब्धता। सबसे पहले वर्ग 15 निकोजन की उपलब्धता लेते हैं। वर्ग 15 में आते हैं अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की उपलब्धता देखते हैं, ये प्रकृति में अपने को कहां और किस रूप में उपलब्ध है। नाइट्रोजन सबसे पहले ये अपने को वायुमंडल में N2 गैस के रूप में उपलब्ध होती है। सबसे पहले अपन नॉर्मली ये देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई गैस है तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। तो ये अपने को N2 गैस के रूप में। इसके अलावा नाइट्रेट यानी NO3 माइनस एवं नाइट्राइट यानी NO2 माइनस इस रूप में उपलब्ध होती है। यानी ऐसे जितने भी यौगिक है, कोई भी नाइट्रेट या कोई भी नाइट्राइट लवण है तो उसमें भी नाइट्रोजन आप देख सकते हैं। नाइट्रेट में नाइट्राइट है, ये सॉरी नाइट्रेट में देखिए नाइट्रोजन एटम है एक, नाइट्राइट में भी एक नाइट्रोजन का परमाणु है। यानी अपने को नाइट्रेट और नाइट्राइट लवणों में मिलेंगे। बहुत सारे उदाहरण है नाइट्रेट और नाइट्राइट की, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, मान लीजिए KNO3, इसमें आपको नाइट्रेट उपलब्ध होगा। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसमें भी उपलब्ध होगा। तो ये कुछ लवण है अपने को इसमें भी उपलब्ध हो सकती है। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इनको अपन अलग से भी अन्य नामों से भी जानते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको इंडियन साल्टपीटर, इन्हें साल्टपीटर के नाम से जानते हैं। ये मैं एक बार मिटा देता हूं, अपन बाद में लिख देंगे। इसे इंडियन साल्टपीटर के नाम से जानते हैं, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसे बोलते हैं चिली साल्टपीटर, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये लवणों के रूप में अपने को उपलब्ध होता है। और इसके अलावा ये सजीवों में जैसे प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, DNA और RNA, इनमें भी पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन नाइट्रोजन से बनी हुई होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन होते हैं, DNA RNA में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्रोत है जहां से अपने को नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। मुक्त अवस्था में वायुमंडल में मिलेगी, लवणों के रूप में मिलेगी, नाइट्राइट लवणों के रूप में, और जैव अणुओं में, सजीवों में पाई जाती है। फिर उसके बाद में अपन देखें फास्फोरस, अगला तत्व। ये मोस्टली जो रॉक चट्टान होती है उनमें पाया जाता है। फास्फोरस मोस्टली सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पर पाया जाता है तो ये रॉक चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा ये लवणों में पाया जाता है, जो फास्फेट लवण होते हैं। फॉस्फेट यानी PO4-। फॉस्फेट में आप देख सकते हैं फास्फोरस पाया जाता है। जैसे एक फॉस्फेट होता है फ्लोरो एपेटाइट, उदाहरण भी देख लेते हैं साथ ही। फ्लोरो एपेटाइट, या आप इसमें देख सकते हैं फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस पाया जाता है दूध में और अंडों में, ये फास्फोरस की उपलब्धता। वर्ग 15 में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी उपलब्धता मोस्टली ध्यान में रखती है। बाकी के जो 3 एलिमेंट्स बच गए, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन तीनों तत्वों की उपलब्धता सल्फाइड एस के रूप में होती है।
यानी ये सभी खनिज के रूप में मिलेंगे अपने को। भूप्रकृति में भूगर्भ में पाए जाते हैं खनिजों के रूप में, और खनिज भी किस रूप में होते हैं? सल्फाइड खनिज, यानी सल्फाइड एस के रूप में ये अपने को भूगर्भ से प्राप्त होंगे। तो यह है वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और बाकी के 3 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद में अपन देखते हैं वर्ग 16 के तत्वों की उपलब्धता। वर्ग 16 वर्ग में सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन को। वायुमंडल में प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ये अपने को वायुमंडल में O2 गैस के रूप में, इसके अलावा वायुमंडल में अन्य जो गैसें होती है जैसे CO2 में भी ऑक्सीजन होता है, SO2 में भी ऑक्सीजन होता है, NO2 में भी ऑक्सीजन होता है। इन सभी रूपों में अपने को ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इनमें हालांकि बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे लवणों के रूप में ऑक्सीजन के लवण भी खूब होते हैं। सबसे ज्यादा लवण ऑक्सीजन के होते हैं। जैसे अभी आपने देखा फास्फोरस का लवण था फास्फेट, इसमें फास्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लवण देखें नाइट्रेट, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। नाइट्राइट, इसमें भी ऑक्सीजन। सल्फर के लवण सल्फेट में ऑक्सीजन होती है, सल्फाइड में ऑक्सीजन होती है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन अनेक लवणों के रूप में वायुमंडल में मुक्त अवस्था में, इसके अलावा इसके लवण जो है सल्फेट के खूब ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये बहुत सारे लवणों के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। इसके आप एग्जांपल्स बता सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर अपन कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए। किसी भी लवण का आप उदाहरण, जैसे अभी आपने इंडियन साल्टपीटर और चिली साल्टपीटर लिए थे, KNO3, NaNO3, ये नाइट्रोजन के स्रोत है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन से ज्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पाई जाती है। तो ये कुछ ऑक्सीजन के साल्ट है, लवण है। इसके अलावा ऑक्सीजन जैव अणुओं में भी खूब पाया जाता है, प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी जैव अणु होते हैं लगभग सभी में ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट में है, एंजाइम्स में होते हैं, हार्मोन्स में भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो अपने DNA RNA होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन के अपने पास में खूब भंडार होते हैं। लवण, काफी सारे लवण हैं। वायुमंडल में मुक्त अवस्था में भी लगभग 20 से 21% तक O2 गैस पाई जाती है। और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु भी खूब है, जिनमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में लगभग पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में अगला एलिमेंट्स अपन देखते हैं सल्फर। तो सल्फर के भी अगर लवणों की बात करें तो इसके लवण देखिए यहां पर ही लिखे हैं मैंने। ये सल्फर लवणों के रूप, सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड, इन लवणों के रूप में सल्फर खूब पाया जाता है। सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फाइड S-2 के रूप में खूब पाया जाता है। जैसे जिप्सम लवण है अपना CaSO4.2H2, POP होता है CaSO4.1/2H2, एप्सम लवण MgSO4.7H2 और बेराइट BaSO4। ये कुछ 2-3 लवण के एग्जांपल्स, आपको लवणों के उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि सल्फर मोस्टली कौन कौन से लवणों के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो सल्फर है, प्याज, लहसुन, ऊन, बाल, सरसों, इनमें सब में सल्फर की खूब मात्रा पाई जाती है। प्याज में पाया जाता है, लहसुन है, ऊन में, बालों में अपने जो बाल होते हैं उनमें पाया जाता है, सरसों में खूब मात्रा में पाया जाता है। ये कुछ बायोमोलिक्यूल सजीव भी हैं या सजीवों से संबंधित जो हैं उनमें भी सल्फर की मात्रा है ये पर्याप्त पाई जाती है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। फिर वर्ग 16 में अगले तत्व देखिए। मोस्टली बस आपको
की भांति इसमें भी दो ही तत्वों का ध्यान रखना होता है, ऑक्सीजन और सल्फर के बाद में सेलेनियम और टेलुरियम, ये भी अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ये भी अपने को खनिज के रूप में यानी भूगर्भ में खनिज के रूप में मिलेंगे, अयस्क के रूप में मिलेंगे, वहां से अपने को इनको खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इससे जो पिछला चैप्टर पढ़ा है अपन 6 का चैप्टर, उसमें हमने देखा है कि अयस्क क्या होते हैं, और उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था कि एनोड पंख क्या होता है। तो ये जो धातुएं हैं, ये जब अपन किसी दूसरी धातु को शुद्ध करते हैं तो एनोड पंख के रूप में अपने को प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आप कॉपर धातु को शुद्ध कर रहे हैं विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, एनोड पंख कौन सी विधि में प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनी विधि में। तो आप जैसे शुद्ध कॉपर और अशुद्ध कॉपर की छड़ लगा करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अशुद्ध कॉपर होता है वो जाकर के शुद्ध कॉपर वाली छड़ पे जम जाता है, और उसमें कचरा होता है वो सारा धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो उसमें जो कचरा नीचे गिरता है उसी में कुछ मात्रा में सेलेनियम और टेलुरियम धातुओं के अयस्क भी होते हैं, जो कि वहां पर एनोड पंख में नीचे जम जाते हैं और वो अपने को एनोड पंख से वहां से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा एक इस वर्ग 15 में पोलोनियम धातु और बच गई। इसकी प्रकृति में मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग 0.003 ppm तक। प्रकृति में पोलोनियम धातु की जो मात्रा है वो काफी कम 0.001 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कणों में भी आपको पोलोनियम का एक परमाणु नहीं मिलता है, 0.001 परमाणु मिलेगी। यानी 1 मिलियन से भी 100 गुना अगर आप एटम्स ढूंढेंगे तो उनमें जाकर के आपको मात्र पोलोनियम का एक परमाणु प्राप्त होता है। पोलोनियम का जो निर्माण है ये यूरेनियम और थोरियम इनके अपघटन से, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, इनके अपघटन से पोलोनियम का निर्माण होता है। तो ये वर्ग 16 के तत्वों की उपलब्धता हुई है। नेक्स्ट वर्ग 17 यानी हैलोजन्स। हैलोजन्स की उपलब्धता देखिए काम मिलेगी। ये वैसे तो अपन ने पहले ही पढ़ी है। इनको हैलोजन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लवणों में पाए जाते हैं और इनके जो लवण होते हैं वो समुद्री जल में। तो जो हैलोजन्स है वो अपने को सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पर मिलेंगे तो यहां मिलेंगे। ये समुद्री जल में लवणों के रूप में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उपलब्धता इनकी यहीं पर होती है, मोस्टली इनकी उपलब्धता यही होती है। इसके अतिरिक्त जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों ही लवणों के रूप में पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये कुछ मात्रा में समुद्री जल के अलावा भी अपने को और अन्य स्थानों पर भी मिल सकते हैं। देखिए कहां कहां मिल सकते हैं। फ्लोराइड ये अनेक लवणों के रूप में, फ्लोराइड लवणों के रूप में अपने को मिल सकता है। अविलेय लवणों के रूप में, फ्लोराइड के अधिकांश लवण अविलेय होते हैं, तो ये अपने को अविलेय लवणों के रूप में भी उपलब्ध हो सकता है। फ्लोराइड जो है वो अपनी हड्डियों और दांतों में भी पाया जाता है। जैसे इसका एक लवण आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा था फ्लोरोएपाइड जिसमें हमने लिखा था CF, उसमें फ्लोरीन की मात्रा थी। पिछले चैप्टर में एल्यूमिनियम के होल हैराल्ड प्रक्रम में हमने एक लवण लिया था क्रायोलाइट, इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरीन की मात्रा। तो ये इस तरह से फ्लोरीन की और जो क्लोरीन की है ये अन्य कुछ लवणों में भी आप उपलब्धता देख सकते हैं। इसी तरह से सेम क्लोरीन भी लवणों के रूप में, अनेक सारे लवण होते हैं उनके रूप में अपने को समुद्री जल के अलावा भी उपलब्ध हो सकता है। और वर्ग 18 के जो तत्व है वो सभी एकल परमाणुवीय, ध्यान रखिए द्विपरमाणुवीय नहीं होती है। जैसे नियोन है तो मात्र एक ही परमाणु, जैसे ये सभी द्विपरमाणुवीय होते हैं। आयोडीन I2 के रूप में मिल जाएगा आपको स्वतंत्र, ब्रोमीन Br2 के रूप में, लेकिन ये हमेशा एकल परमाणु। हीलियम है तो मात्र एक परमाणु, आर्गन है तो केवल एक परमाणु। एकल परमाणुवीय गैसें होती हैं सारे, और एकल परमाणुवीय गैसें होती हैं तो गैसें अपने को कहां मिलेंगी? वायुमंडल में। वर्ग 18 के तत्वों की उपलब्धता एकल परमाणुवीय गैसों के रूप में वायुमंडल से होती है, यानी ये केवल वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये है पी ब्लॉक तत्वों के जो मुख्य स्रोत हैं, अपने को कहां से उपलब्ध हो सकते हैं। ये मुख्य कुछ स्रोत हमने पढ़े हैं। उसके बाद में एक पढ़ना है अपने को आयनन एंथैल्पी।
आप जानते हो कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। सरल शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ये जैसे कोई परमाणु है और इसमें ये कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करें, बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है। इसके लिए इस परमाणु को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे सोडियम का परमाणु है और इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूं, ये लीजिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए इसको जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब आप इसको ऊर्जा देंगे तब निकलेगा। और इसके लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये आपने 11वीं क्लास में खूब पढ़ा आयनन एंथैल्पी वगैरह। तो आयनन एंथैल्पी की परिभाषा देख लीजिए एक बार। किसी विलगित गैसीय परमाणु, यहाँ पर जो सोडियम है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन हेतु आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी का जो मान है आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं अपन, बाएं से अगर दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में, तो जो आयनन एंथैल्पी है इसके मान में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुकी है। यहां पर अपन जो 4 वर्ग पढ़ रहे हैं उनमें देखते हैं कहीं पर कोई अपवाद नहीं। और यहां एक अपवाद ये होता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है, लेकिन वर्ग संख्या 15 से 16 में जाने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। उसके बाद में 17 से 18 में जाएंगे तो वापस वृद्धि होगी, 18 से 19 में जाएंगे तो भी वृद्धि होगी। पहले भी वृद्धि हो रही थी, लेकिन वर्ग 15 से 16 में जब आप जाओगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो ये एक अपवाद है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अपवाद क्यों है, इसका कारण देखिए। वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np3 और 16 का होता है NS2Np4। ये वर्ग 15 और 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको गौर से देखिए, आपको अपवाद पता लग जाएगा। वर्ग 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये देखिए अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। P कक्षकों में अपन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यहाँ पर 6 के आधे हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर सके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, यानी अर्धपूरित कक्षक हो गया ये। और ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। तो वर्ग 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अर्धपूरित स्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करना चाहता है, इसलिए इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जितने होने चाहिए उसकी तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि इनका विन्यास अर्धपूरित स्थायी है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहते, ये न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहते हैं और न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते, इसलिए स्थायित्व के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ये बताना है आप। आयनन एंथैल्पी में केवल ये एक ही अपवाद है, ये अपने को ध्यान में रखना। अपवाद ये है वर्ग 15 की जो आयनन एंथैल्पी है वो ज्यादा है वर्ग 16 से, केवल ये एक अपवाद। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन का जब आप ऐड करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है वो ऋणात्मक होता है हमेशा। और आवर्त सारणी में अगर आप लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसका मान अधिक ऋणात्मक यानी बढ़ता है, लेकिन माइनस में बढ़ता है, ज्यादा ऋणात्मक होता है। तो इस नियम के अनुसार सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन के लिए होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा कोने में यही आता है ऊपर की तरफ, सबसे बाएं से दाएं जाएंगे
भाई आगे आगे तो 18वां वर्ग आएगा, लेकिन उसकी तो 0 होगी। फिर 17वें वर्ग में सबसे पहले यही आता है फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा ऋणात्मक होती है। ये भी आपको एक अपवाद स्वरूप ध्यान में रखना। कारण क्या है, देखिए फ्लोरीन है, इसकी साइज छोटी होगी क्लोरीन की तुलना में, क्लोरीन की साइज होगी बड़ी। दोनों एक ही वर्ग में 17वें वर्ग में पाए जाते हैं, यानी दोनों की बाह्यतम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन दोनों में अगर अपन एक एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में जोड़ना चाहिए, क्लोरीन में जोड़ना चाहिए, तो फ्लोरीन की देखो साइज छोटी होने के कारण, फ्लोरीन की देखो साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है। फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन देखिए ज्यादा पास पास है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। किसका? फ्लोरीन का। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होने के कारण, पास पास होने के कारण, जो नया इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहते हैं उसको वापस प्रतिकर्षित कर देंगे, इसको वापस ये प्रतिकर्षित कर देंगे, इसको आने नहीं देंगे। जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दूर दूर है और ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, जितना फ्लोरीन प्रतिकर्षित कर रहा है उतना नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्लोरीन में ऐड हो जाता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। और इसी का एक प्रभाव पड़ता है बंध एंथैल्पी पर भी। इसी वर्ग में बंध एंथैल्पी का क्रम यह होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जिसका बॉन्ड छोटा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, यानी फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन क्रम होता ये, इसका भी कारण यही है कि फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं सारे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाता है उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण। जबकि क्लोरीन की साइज बड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर रहेंगे इस तरह से और एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का दो परिणाम निकले हैं। एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक हो गई है, एक इसका बॉन्ड बंध एंथैल्पी है उसका मान भी थोड़ा कम हो गया। ये चीजें अपने को मोस्टली ध्यान में रखनी। इसके अलावा जो वर्ग 17 है, एक विद्युत ऋणता और देख लेते हैं। विद्युत ऋणता इसमें कोई अपवाद नहीं होता है, ये सेम उसी क्रम में चलता है। आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो विद्युत ऋणता के मान में, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है और अप टू डाउन जाने पर यानी ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, यानी आगे वाले 17वें वर्ग की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। जो हैलोजन होते हैं इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, ये ध्यान रखना। यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो हैलोजन्स में होती है। और यही कारण है कि हैलोजन जो होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगी, दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनेगा यानी दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, तो वो प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। तो हैलोजन्स में इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण जो हैलोजन्स होते हैं ये सारे ही प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। एक ये चीज अपने को विद्युत ऋणता के माध्यम से ध्यान में रखनी है। कई बार पूछते हैं कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे कि हैलोजन्स की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हैलोजन्स प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये मोस्टली जो गुण अपने को ध्यान में रखने हैं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में कोई अपवाद नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ग 17 हैलोजन्स है उसके बारे में आप एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे, ये भी बताता हूं आपको अभी।
हेलोजेंस जो होते हैं उन पर जैसे सनलाइट गिरती है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में से कुछ फोटॉन्स को अवशोषित करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। किसी भी एक फोटोन को अवशोषित करेगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होने की कोशिश करेगा। अब अगर आपने सूर्य के प्रकाश में से फोटोन को अवशोषित किया है तो उसके सापेक्ष आपका कलर दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन पर सूर्य का प्रकाश गिरा और क्लोरीन ने किसी एक फोटोन का अवशोषण कर लिया, तो जिस फोटोन को अवशोषित किया है उसके पूरक जो रंग होता है वो रंग उस यौगिक का दिखाई देगा। अर्थात जो हेलोजेंस होते हैं इनका सबका रंग होता है, ये कलरफुल होते हैं, सारे के सारे रंगीन होते हैं। और इनके रंगीन होने का कारण ये होता है कि सूर्य का प्रकाश गिरते ही फोटोन का अवशोषण किया और उसकी फोटोन से जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा की सहायता से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ये उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण जितने भी हेलोजेंस हैं ये सारे अपने को रंगीन दिखाई देते हैं। तो लगभग जो एंथैल्पी वगैरह, उपलब्धता वगैरह, भौतिक गुण वगैरह थे वो लगभग हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से अपन इसके रासायनिक गुण यानी ऑक्सीकरण संख्या वगैरह ये स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।